नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम अपनी जर्नी को पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 यूजीसी नेट के इस जर्नी को, इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आप पहुँचे हैं जॉन लॉक पे, अपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में। जॉन लॉक, हम इनके इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं कि भाई ये असल में थे कौन, क्या थे, और यूजीसी इनके ऊपर किस तरह से सवाल पूछता है, और मेजर इनकी जो पॉलिटिकल साइंस में इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा, हम उसको समझने की आज कोशिश करते हैं। 1632 में इनका जन्म होता है, 1704 तक इनका कार्यकाल चलता है, जीवन काल चलता है टू बी ऑनेस्ट। इंग्लिश फिलोसोफर थे जी, फिजिशियन थे, एनलाइटनमेंट एरा के बड़े इंपॉर्टेंट थिंकर रहे ये। 16 सेंचुरी 17 सेंचुरी के इंपॉर्टेंट थिंकर रहे। लिबरलिज्म के फादर कहे जाते हैं। लिबरलिज्म का फादर एक क्वेश्चन आता है, और मेजर पॉलिटिकल वर्क, इनकी जो मेन किताब थी पॉलिटिकल साइंस के नज़रिए से, ये टू ट्रीटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट 1689 में। इसका साल भी पूछा जाता है कई बार, और ये किताब के ऑथर कौन थे ये भी यूजीसी पूछने में हिचक नहीं करती है। ठीक है, तो इनकी थ्योरी जो थी वो मॉडर्न डेमोक्रेसी के लिए एक नींव का काम करती है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे ऊपर इनका काफ़ी दबाव रहता है, और लिबरल राइट्स, है ना, राइट्स, और थोड़े उदारवादी किस्म के इनके थिंकिंग रहती है। काफ़ी ज़्यादा ये स्टेट को लिमिटेड रखने की अपनी पैरवी करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इनका काफ़ी ज़्यादा वो रहता है कि एम्फेसिस रहता है, और रूल ऑफ लॉ के ऊपर ही काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं अपनी आइडियोलॉजी का। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझते हैं भाई, ये इंग्लिश सिविल वॉर उसी दौरान ये भी जी रहे थे जिस समय पर वो भी जिए थे, क्या नाम है, थॉमस हॉब्स। तो चार्ल्स वन के एग्जीक्यूशन के समय पर इनका ये टाइम था, ये उस समय पर अपने एक्टिव थे। और ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो था 1688 का इंग्लैंड के अंदर, वो भी इन्हीं के सामने, इन्हीं की आंखों के सामने हुआ था। तो ये एब्सोल्यूट मोनार्की को हटा करके इनका जो सपोर्ट था वो चला गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की। भाई एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और एक मोनार्की भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर होना चाहिए जिसमें जनता के लिए भलाई का प्रोविज़न हो। तो ये अपनी किताब लिखते, टू ट्रीटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट टू जस्टिफाई द रिवॉल्यूशन एंड रिफ्यूट एब्सोल्यूट मोनार्की। जो रिवॉल्यूशन हुआ, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ, जो सिविल वॉर हुई, चार्ल्स वन का एग्जीक्यूशन हुआ, ये उसके सपोर्ट में और उसको जस्टिफिकेशन के रूप में किताब लिखते हैं, टू ट्रीटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट 1689 में। और एब्सोल्यूट मोनार्की को करते हैं डिफाई। ये कहते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो तो ज़्यादा बेहतर है स्टेट के लिए। ह्यूमन नेचर की बात ये भी करते हैं भाई, और इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो थिंकिंग जिन लोगों की रही है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट जो थिंकर्स रहे हैं, उसमें इम्पॉर्टेंट जॉन लॉक भी हैं। तो ये ह्यूमन नेचर की बात करते हुए हॉब्स के पेसिमिस्टिक जो व्यू था कि ह्यूमन तो जी सेल्फिश होता है, वायलेंट होता है ना जी, एक दूसरे के पीछे लगा रहता है कि मार दिया जाए, काट दिया जाए, अपने से छोटों को दबाता है, और सेल्फिश होता है बेसिकली, और डर से उनका फियर ऑफ डेथ उसमें होता है। तो ये उस चीज़ को डिफाई करते हैं, अपोज करते हैं, और कहते हैं कि ह्यूमन तो भाई रैशनल होता है, ह्यूमन तो जी समझदार होता है, रीजनेबल होता है, और कोऑपरेटिव होता है, एक दूसरे से मिल करके काम करते हैं। मतलब बेसिकली ये बढ़िया गोकुलधाम सोसाइटी टाइप का इनका वो रहता है कि भाई जो ह्यूमन है वो तो जी कोऑपरेटिव है जी, बहुत ज़्यादा एक समन्वय बिठा करके काम करता है। और नेचुरल लॉज और राइट को रिकॉग्नाइज़ करने की भी कैपेबिलिटी किसमें है, जॉन लॉक के नेचुरल ह्यूमन की है। ह्यूमन नेचर जॉन लॉक के अकॉर्डिंग है कि वो नेचुरल राइट्स को भी रिकॉग्नाइज़ करता है, उसकी इज्जत करता है, आदर देता है उनको। नेचुरल राइट्स कौन से होते हैं? नेचुरल राइट्स होते हैं जी अपने प्रॉपर्टी के, लाइफ के, और लिबर्टी के। ठीक है, तो ह्यूमन होता है, मॉरल सेंस भी होता है, रूटेड इन रीज़न एंड डिवाइन लॉ। रीजनेबल होता है, और डिवाइन लॉ के ऊपर इसका दबाव रहता है ह्यूमन का, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। तो स्टेट ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक कैसा था ये समझते हैं। तो कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर में ह्यूमन की कंडीशन थी भाई पीसफुल थी, और मतलब वैसे भी वातावरण भी कैसा था कि पीसफुल था, रैशनल कंडीशन था, और इक्वालिटी और फ्रीडम के साथ में लोगों का गुजर बसर होता था। नेचुरल लॉ जो थे वो गवर्निंग बॉडी थे, एक तरह से गवर्न बाय नेचुरल लॉ था। और वो नेचुरल लॉ कहते हैं रीज़न है गाइड, रीज़न गाइड्स एक्शन। मतलब रीज़न जो है, रैशनल आर्ग्यूमेंट्स जो हैं, रैशनल सेंस जो है, मॉरल सेंस ऑफ ह्यूमंस,
वो उनके एक्शंस को गाइड करती थी। समझाई बात? तो एवरीवन हैज़ अ राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, दीज आर द नेचुरल राइट्स अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। तो क्या होता है, बट फिर भी इम्पार्शियल जजेस की जो थी ना वो कमी थी। कॉन्फ्लिक्ट तो फिर भी होते थे भाई, इंसान है, बर्तन रखेंगे तो खनकेंगे भी, सही बात है। तो जजेस उस समय पर वो नहीं होते थे कि कोई इम्पार्शियल अथॉरिटी नहीं थी टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। ये एक ड्रॉबैक ज़रूर था स्टेट ऑफ नेचर के अंदर लॉक के अकॉर्डिंग। बाकी सब तो बढ़िया था, सब चंगासी, बाकी सब अपार्ट फ्रॉम दिस। ठीक है, तो नेचुरल राइट्स कौन से थे? नेचुरल राइट्स वही जो अपन ने बात की भाई, कहते हैं कि भाई कुछ लोग, सारे लोग जो है ना, वो कुछ इनएलिएनेबल राइट जिससे जिससे उनको, लोगों को कभी भी दूर अलग नहीं किया जा सकता। और वो राइट कौन से हैं? लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। अब ये जो राइट हैं, जॉन लॉक कहते हैं कि भाई स्टेट ने दिए तो नहीं है, स्टेट देने वाला कोई होता भी नहीं, क्योंकि डिवाइनली सबके पास है। ठीक है, बट स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो इन तीनों लॉज को प्रोटेक्ट, राइट्स को प्रोटेक्ट करे। ठीक है ना? सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस बेसिस पे होता है कि भाई सारे लोग इकट्ठा होते हैं पॉलिटिकल सोसाइटी के, और वो एक म्यूचुअल कंसेंसस पे पहुंचते हैं कि एक स्टेट होना चाहिए। तो अपने कुछ राइट्स को वो ना ट्रांसफ़र कर देते हैं गवर्नमेंट को, ताकि उनके जो नेचुरल राइट्स हैं, नेचुरल राइट कौन से हैं? वही लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, उनका किया जा सके प्रोटेक्शन। तो कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन पीपल एंड द रूलर। हॉब्स वाले में रूलर नहीं था, पार्टी है ना, जो हॉब्स वाले के अंदर जो पार्टी थी वो तो आपस में ही लोग थे। लेकिन जो गवर्निंग बॉडी बनती जाके सोवरिन जिसको कहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं होती है। जबकि लॉक के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लोग और गवर्नमेंट दोनों एक एक पार्टी होते हैं। तो गवर्नमेंट क्या होती है? एक ट्रस्टी होती है बेसिकली, जो पीपल के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अगर गवर्नमेंट फेल हो जाए अपने इस काम में, लोगों की लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने में, तो पीपल, लोगों के पास में ये अधिकार है कि वो रेजिस्ट भी करें गवर्नमेंट को, और रिवोल्ट करके इस गवर्नमेंट को उखाड़ भी फेंकें। तो लोगों के पास ये राइट भी है। तो गवर्नमेंट एंड कंसेंट आती है बात। लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन कंसेंट ऑफ द गवर्नड। गवर्नमेंट कौन सी लेजिटिमेट होगी? जिसमें कि लोगों का विश्वास होगा। लोग कौन से? जिनके ऊपर की सरकार रूल करती है। रूलर्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। जवाबदेही तय होती है इसमें कि रूलर जो है, जो राज कर रहा है, वो लोगों के ऊपर जवाबदेह है। उनको अकाउंटेबल ठहराने की हिम्मत लोगों के पास है। गवर्नमेंट को कहते हैं कि भाई जी आपने ऐसा क्यों किया, जवाब दो। ठीक है जी, ये पावर इस वाले जॉन लॉक के मॉडल में होती है। लॉ बनाएगा कौन इस गवर्नमेंट में? वो लोगों के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर, जो गवर्नमेंट है वो लोगों की ही रिप्रेजेंटेटिव है ना। तो इनडायरेक्टली लोग ही बना रहे हैं लॉ खुद के लिए। तो जॉन लॉक एडवोकेट करते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट लिमिटेड हो, ज़्यादा इंटरफेरेंस पब्लिक लाइफ में ना करे, और एक चेक्स एंड बैलेंस की स्थिति का भी जॉन लॉक जिक्र करते हैं अपनी आइडियोलॉजी में, कि एक चेक्स एंड बैलेंस हो। गवर्नमेंट की भाई ऑल माइटी ना हो जाए, बहुत सारी पावर गवर्नमेंट एक्वायर कर ले और फिर सबको ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है इसको रद्द कर दे। ये नहीं, गवर्नमेंट के ऊपर एक चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक सेपरेशन ऑफ पावर की बात भी करते हैं। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी और एग्जीक्यूटिव्स के अंदर वो सेपरेशन की बात करते हैं। कार्यपालिका और विधायिका में सेपरेशन की बात करते हैं। बाद में चल कर के मोंटेस्क्यू, ये सवाल पूछा जाता है कि मोंटेस्क्यू वो कौन था जिसने तीनों ही विंग्स ऑफ गवर्नमेंट के अंदर सेपरेशन की बात सबसे पहले की थी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी के बीच में? वो मोंटेस्क्यू थे, है ना। और ये सेपरेशन ऑफ पावर क्या इंश्योर करता है? लिबर्टी एंड प्रिवेंट टायरेनी। गवर्नमेंट की आर्बिट्रेरी पॉलिसीज़ को प्रिवेंट करता है और लिबर्टी को इंश्योर करता है स्टेट में। राइट टू रेजिस्टेंस। People have right to remove a government that acts against their trust. That's what we have discussed earlier. कि लोगों के पास ये अधिकार होता है कि वो उस गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकें जो उनकी विश्वास को नहीं जीत पा रही है, या अब मतलब एक तरह से नॉन कॉन्फिडेंस की स्थिति बन जाए, या फिर जो नेचुरल राइट्स के प्रोटेक्शन की बात है वो उसमें गवर्नमेंट फेल हो जाए, तो पीपल हैव द राइट टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट एंड
मतलब रिवोल्यूशन इज जस्टिफाइड सिंपली, है ना, रिवोल्यूशन इज जस्टिफाइड इफ गवर्नमेंट ब्रीचेस द कॉन्ट्रैक्ट एंड द कॉन्ट्रैक्ट वाज टू प्रोटेक्ट द नेचुरल राइट्स। A key argument used to justify ग्लोरियस रिवोल्यूशन। ग्लोरियस रिवोल्यूशन जो हुआ था जिसमें मोनार्की को उखाड़ फेंका था, एब्सोल्यूट मोनार्की को, और किंग चार्ल्स फर्स्ट को मार दिया था, उस रिवोल्यूशन को जस्टिफाई भी मिस्टर लॉक करते हैं अपने इस राइट टू रेजिस्टेंस के थ्रू। प्रॉपर्टी राइट्स आती है बात। प्रॉपर्टी क्या है भाई? प्रॉपर्टी लाइफ प्लस लिबर्टी प्लस एस्टेट, ये प्रॉपर्टी है। लाइफ भी प्रॉपर्टी है, लिबर्टी आज़ादी भी, और एस्टेट वही रियल एस्टेट जो होती है, ज़मीनें वमीनें वगैरह, ठीक है। तो लेबर एड्स वैल्यू टू द नेचुरल राइट नेचर एंड जस्टिफाई प्राइवेट ओनरशिप, ठीक है। तो प्राइवेट ओनरशिप को जस्टिफाई करता है लेबर, ठीक है ना, जो काम करेगा वो वही ज़मीन या प्राइवेट ओनरशिप का हकदार होगा। प्रॉपर्टी इज़ नॉट जस्ट मटेरियल गुड्स, मटेरियल गुड्स जस्ट ज़मीन जायदाद ही प्रॉपर्टी नहीं है, बॉडी और लेबर वो भी प्रॉपर्टी है। अब उसका भी प्रोटेक्शन करना है, स्टेट की जिम्मेदारी। स्टेट मस्ट सिक्योर एंड नॉट वायलेट प्रॉपर्टी राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स को बचाए भी और वायलेशन से भी इसके बचाए, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। रिलीजियस टॉलरेंस की बात होती है भाई, रिलीजियस लिबर्टी की ये पैरवी करते हैं, एक्सेप्ट फॉर एथीस्ट एंड कैथोलिक्स। क्यों? क्योंकि उस समय की सिचुएशंस ही इस तरह की थी, क्योंकि नहीं तो इनकी लाइफ पे बन जाती बात है ना थोड़ी ये। तो ये थियोक्रेसी को ज़रूरी है, मतलब रिलीजन बेस्ड, मतलब रिलीजियस लीडर ही मतलब स्टेट के गवर्निंग बॉडी बन जाएं, उसके तो ये सख्त खिलाफ थे, ठीक है। और ये सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड चर्च की पैरवी करते थे, ये भी याद रखने वाली बात है। लेटर थॉट पे इनके इन्फ्लुएंसेस की बात करें, इन्होंने अमेरिकन रिवॉल्यूशन को भी इन्फ्लुएंस किया, कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब इनकी ही वजह से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो इनका था, उसी वजह से आज मॉडर्न जो टाइम्स है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की महत्वता बहुत ज़्यादा है। जेफरसन्स डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी इन्होंने इन्फ्लुएंस किया बेसिकली। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को भी इन्होंने इन्फ्लुएंस किया नेचुरल राइट्स और सॉवरेनिटी की बात करके। लिबरल थिंकर्स इनसे इंस्पायर हुए मिस्टर लॉक से, रूसो जैसे कि, क्रिटिक्ड हिम, ये रूसो क्रिटिसाइज्ड हिम इन सम ऑफ द मैटर्स, बट स्टिल J.S. मिल, रॉल्स, जॉन रॉल्स, ये सब इनसे इन्फ्लुएंस थे। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक थ्योरी, ये सब आज की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये कहीं ना कहीं अब इनका ओरिजिन पॉइंट जॉन लॉक की पॉलिटिकल थ्योरी से निकल करके आता है। क्रिटिसिज्म ऑफ लॉक ये है कि भाई कॉन्ट्राडिक्शंस इनकी व्यूज़ में नज़र आता है प्रॉपर्टी एंड कॉलोनियलिज्म के ऊपर। वो कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि भाई प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी की तो ये पैरवी करते हैं कि होनी चाहिए, लेकिन कॉलोनियलिज्म के थ्रू ये कहते हैं कि एनक्लोजर ऑफ लैंड और डिस्पोजिशन ऑफ नेटिव पीपल, मतलब नेटिव लोगों की प्रॉपर्टी को एक तरह से हड़प लेना, उनको प्रॉपर्टी से, अपनी ही प्रॉपर्टी से वंचित कर देने के ऊपर भी ये समर्थन में करते हैं। एक तरफ कहते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी आपको अधिकार है, दूसरी तरफ कहते हैं कि भाई एक कॉलोनाइजर आएगा और वो आपको आपकी प्रॉपर्टी से वंचित कर देगा। ये दोनों चीज़ों को जस्टिफाई करते हैं। लिमिटेड टॉलरेंस की बात करते हैं कि भाई अब इन्होंने रिलीजन की बात की, अलग किया, लेकिन कैथोलिक्स और एथीस्ट को अलग रख दिया, अपनी इस चीज़ से एक्सक्लूड कर दिया। तो लिमिटेड टॉलरेंस मतलब दोगली बात हो गई थोड़ी कहीं ना कहीं। तो इसको लिबरलिज्म के साथ कुछ देखते तो हैं लोग, लेकिन कुछ प्रोटो कैपिटलिस्ट कहते हैं और एलिटिस्ट कहते हैं। प्रोटो कैपिटलिस्ट मतलब कि पूरी तरह से कैपिटलिस्ट नहीं है, लेकिन एसेंस कैपिटलिज्म वाली आ जाती है कि ज़मीनें हड़पो भाई, नेटिव लोगों की कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये एक हमारी जो प्रथा है कि भाई एक छोटा सा हम एक क्रक्स निकाल करके लाते हैं कि जो एक नज़र में आप रिवाइज कर लें किस तरह से कि यूजीसी क्या पूछ लेगा, क्या मतलब ज़्यादा सवाल तो आएंगे नहीं एक टॉपिक से, है ना, कुछ एक सवाल ही आएंगे और वो मोटा मोटी आएंगे। फादर ऑफ लिबरलिज्म जॉन लॉक अपन को याद रखना है। नेचुरल राइट्स पूछ सकते हैं, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी आ सकता है। स्टेट ऑफ नेचर मतलब किस तरह का होता है, लॉक का पीसफुल होता है, मॉरल होता है, रैशनल होता है, ये भी हम पूछ सकते हैं, आ सकता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बीच किस के बीच में था भाई, पीपल और रूलर के बीच में था, याद रखने की बात है। कंसेंट इज़ द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट लेजिटिमेसी, ये भी सही बात है, याद रखने की बात है। रिबेलियन का राइट है कि नहीं है, बिल्कुल है। लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं जॉन लॉक, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं।
प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम लेबर। ऐसा नहीं होगा कि आप प्रॉपर्टी आपका अधिकार है तो आप जो है पैदा होते ही स्टेट की जिम्मेदारी आपको प्रॉपर्टी दे, आप कमा लें प्रॉपर्टी अपने लेबर से, है ना। रिलीजियस टॉलरेंस की बात है, कहते हैं जॉन लॉक, है ना। इन्फ्लुएंस ऑन वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी जो धीरे धीरे पनपी हैं समय के साथ, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस जॉन लॉक का ही नज़र आता है। कंक्लूजन, आखिरी हम इसको ख़त्म करते हैं, समअप करते हैं पूरे मैटर को। तो लॉक प्रोवाइडेड अ मॉरल एंड रैशनल फाउंडेशन फॉर लिबरल डेमोक्रेसी। सही बात है। अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड लेटर धीरे धीरे जो भी हुआ, हिज थ्योरी बैलेंस इंडिविजुअल राइट्स विद द लिमिटेड स्टेट पावर, है ना। इन दोनों के बीच में एक समन्वय बिठाने का प्रयास करते हैं। रीज़न, कंसेंट, अकाउंटेबिलिटी और फ्रीडम के ऊपर इनका दबाव होता है, एम्फेसिस होता है। सेंट्रल टू मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी एंड एसेंशियल फॉर यूजीसी नेट प्रिपरेशन। ये भी इनकी कंक्लूजन है, हमको इनको पढ़ना पड़ेगा हमारे यूजीसी नेट प्रिपरेशन के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। कहीं कुछ कमी हो, नज़र आए आपको, कुछ छूट गया हो, किस तरह से हम अपने इस वीडियोस को बेहतर करें, इसमें आप सजेशन कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमें मोटिवेशन मिलती है इससे कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो, और हमारी बेहतरी के लिए कोई सुझाव हो, आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।